जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं हूं तरुणा राठौड़ और आप सभी देख रहे हैं तरुणा डिफेंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि रेगुलर जो है आपकी साइंस की और जीके की क्विज क्लास होगी, आपके प्रैक्टिस सेट लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टेस्ट लगाया जा रहा है साइंस का। आपको पता ही है सुबह 9 बजे आपकी जीके की क्लास होती है और 9:30 बजे आपकी साइंस की यानी जनरल साइंस की क्लास होती है। तो आपको टेस्ट लगा लेना है बिना कोई टाइम वेस्ट किए। लाइव चैट बॉक्स में अपने आंसर्स देते जाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने देख पा रहे होंगे। तो देखिए, अब सही से दिख रहा है आपको? ओके। सेल, सेल यानी कि कोशिका। कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, ये आपको बताना है। कोशिका जो नाम है वो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था या इसकी खोज किसने की थी, ये भी आप बता सकते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन। ब्राउन या रॉबर्ट ब्राउन इसको बोल रहा है ये। तो 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसमें से तीसरा जो ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ये आपका सही जवाब होगा। देखिए, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने कोशिका की खोज की थी और उसका नामकरण किया था। कब किया था ये क्वेश्चन भी आता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ साथ साथ में। देखो, 1665 में, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अब कोशिका होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो कोशिका जो है, इसको एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। जैसे आप पदार्थ पढ़ते हो, तो पदार्थ के अंदर आप उसकी छोटी से छोटी मूलभूत इकाई जो है आप पढ़ते हो कि वो परमाणु होती है, परमाणु को पढ़ते हो। ऐसे ही जो सजीव होते हैं, लाइक मनुष्य है या और कोई जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं जो सजीव हैं, उनकी जो सबसे छोटी जो क्रियात्मक और इकाई होती है, जो मूलभूत इकाई है, क्रियात्मक इकाई, उसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम रट्टा मारते रहे, रटते रटते चले गए। हर एक क्वेश्चन जो है उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी हमको पता होना चाहिए कि यहाँ नेम आया है सेल या कोशिका, तो वो होती क्या है। तो समझ गए आप? तो 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज? सेल की, यानी कि कोशिका की खोज की थी। इंग्लिश में सेल बोलते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो कोशिका सिद्धांत है, जो सेल थ्योरी है, वो किसने दी थी। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ। 2 वैज्ञानिक रहे थे, एक का नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था यहाँ पे श्वान। क्या नाम था? श्वान। ये 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया या सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा कि जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जीव जंतु हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी का निर्माण एक मूलभूत इकाई से मिलकर होता है। वो मूलभूत इकाई क्या होती है? क्रियात्मक इकाई होती है, जिसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये थ्योरी दी थी किसने? स्लाइडेन और श्वान ने। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, ये यहाँ से हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। सभी को क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। देखिए, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है, मतलब अलग करती है। अब देखेंगे, एक होती है यहाँ पे जंतु कोशिका, आपको पता है। एक होती है वनस्पति कोशिका। वनस्पति कोशिका का मतलब क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं आपके, ठीक है, प्लांट्स वगैरह हैं, वो वनस्पति कोशिका के अंदर आते हैं। तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका को अलग करने वाली चीज़ क्या है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल। तो जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल दोनों को एक दूसरे से अलग करता है और विभेदित करता है। तो यहाँ पे आपका चौथा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो संरचनाएं होती है कोशिकाओं की, जो पादप और जंतु होते हैं, उन दोनों की कोशिकाएं अलग अलग होती है, भिन्न होती है। और वो अलग करने का काम कौन करता है? इनको डिफरेंस करने का काम सेंट्रियोल करता है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? राइबोसोम की अनुपस्थिति, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइबोसोम अनुपस्थित है, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। तो निम्न में से कौन सा काम संपादित नहीं होगा? राइबोसोम है ही नहीं, तो जो राइबोसोम कार्य करता है वो काम नहीं होगा। अब आपको पता होना चाहिए राइबोसोम क्या काम करता है। तो आपको पता है राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन लगाते हैं हम। देखिए,
तो प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, ये काम नहीं होगा राइबोसोम अगर नहीं हुआ तो यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 3। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करें तो मैं आपको बता देती हूँ, लिखती हूँ मैं यहाँ पे कि राइबोसोम जो है, राइबोसोम की जो खोज हुई वो 1950 में हुई। दिख रहा है ना आप सभी को? राइबोसोम की खोज कब हुई? 1950 में हुई। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉर्ज पेलेट। क्या नाम था? जॉर्ज पेलेट। मैं लिख रही हूँ, वो दिख रहा है क्या सभी को? जॉर्ज पेलेट। इन्होंने 1950 में किसकी खोज की? राइबोसोम की खोज की। ठीक है, राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण के अंदर सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए ये खोज हो गई इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण, ये क्वेश्चन तो पीछे भी आ गया है। तो कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण जो है वो राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, कोशिका का के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रही हूँ, लिख रही हूँ मैं एक बार। क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, या राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है? तो राइबोसोम जो होता है वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो राइबोसोम में राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और पी फॉर प्रोटीन। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है क्या? राइबोसोम। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राइबोसोम जो है किन से मिलकर बना होता है? तो वो आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये यहाँ पे थोड़ी लिखने में दिक्कत आती है स्क्रीन पे, पर आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। दो ऑप्शन आपके सामने हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट, अंतःप्रद्रवी जालिका। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप बताएं कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण। देखो, सबसे बाहरी आवरण जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि वो बहुत सुदृढ़ और कठोर होता है। तो साफ दिख रहा है जो कोशिका भित्ति होती है, हमने पढ़ा है कि वो सुदृढ़ और कठोर होती है, जिसके कारण जो है उसका स्ट्रक्चर निश्चित रहता है पादप कोशिकाओं का। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा। अब कोशिका भित्ति से जुड़े हुए भी बहुत सारे सवाल रहते हैं, लेकिन वो हम डायरेक्ट क्यूज़ में नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम हमारी लाइव क्लासेस लेके आएंगे जो पूरी टॉपिक वाइज होगी, हर एक पार्ट उसमें कवर किया जाएगा। तो यहाँ कोशिका भित्ति आपका सही जवाब होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखें कि ये पौधे के स्ट्रक्चर को सुदृढ़ और कठोर बनाती है, निश्चित करती है। तो कोशिका भित्ति ये सबसे बाहरी आवरण होता है पादप कोशिकाओं का। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पीछे बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो उसको एक निश्चित फॉर्म प्रदान करती है। तो कोशिका भित्ति यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? देखो, एक होता है इसमें, पहले मैं उत्तर बता देती हूँ। चलो, पहले इसका आंसर जो होगा वो होगा अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखो, बात करें थोड़ी सी हम कोशिका की। ये मान लो क्या है, आपकी कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर होती है एक कोशिका झिल्ली अंदर की साइड। ठीक है, एक होता है हमारे पास केंद्रक, इसके अंदर केंद्रक के बाहर होती है केंद्रक झिल्ली। अब इसके बीच में ये जो सिस्टम रह गया, इसके बीच में बहुत सारा यहाँ पे पदार्थ भरा हुआ होता है, और वो होता है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और वैसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो ये होता है आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका। जेली नुमा होता है, बचपन में जेली खाते थे ना अपने, वो पिंक से कलर की आती थी, तो उस टाइप का जेली नुमा ये तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा सा। तो ये होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। समझ गए आप? ये शाखित और झिल्लीदार और अनियमित नालिकाओं की संरचना होती है। मिटा देती हूँ। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं बायोलॉजी में, जो कोशिका वाला आपका चैप्टर था उसके।
और लगातार हम क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं फिज़िक्स के हमारे क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन देखने हैं, तो 30 क्वेश्चन जो है आज आपके रहेंगे। अब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन लगा रही हूँ। तो यहाँ पे बायो के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब मैंने आपका फिज़िक्स का टेस्ट यहाँ पे लगा दिया है। सभी को यहाँ पे शो हो रहा है टेस्ट। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कार्य का मात्रक क्या है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपको पता भी होगा। कार्य का मात्रक जो अपनी आर्मी की बुक है उसमें पहले ही जो पेज है जिस पे जो साइंस आपकी स्टार्ट होती है फिज़िक्स, पहले ही पेज पे सभी मात्रक दिए हुए हैं, फिर आविष्कारक दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठते हैं। तो कार्य का मात्रक बताएं। कार्य का मात्रक आपको पता है क्या होता है? जूल होता है। देखो कई बार अगर जो एग्जामिनर है वो थोड़ा हार्ड लेवल बनाना चाहे पेपर का, तो वो थोड़ा कुछ सूत्र वगैरह भी पूछ सकता है, कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कार्य को किससे लिखते हैं? डब्लू से। डब्लू फॉर वर्क यानी कार्य। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को S या D से भी लिख सकते हैं। मैं D से लिख रही हूँ, D फॉर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो W इज इक्वल टू F इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसका आपको आंसर निकालना है कि कोई वस्तु है, ये क्या है? कोई वस्तु है। इस वस्तु पर आपको 5 न्यूटन का बल लगाना है। क्या करना है? 5 न्यूटन का बल लगाना है, फोर्स लगाना है, और इसको यहाँ से यहाँ तक विस्थापित कर देना है, यहाँ पे ले आना है इस वस्तु को। और ये जो विस्थापन हुआ, ये विस्थापन हुआ 4 मीटर का। कितने मीटर का? 4 मीटर का। तो अब बताओ कि आपने कितना कार्य किया। 5 न्यूटन बल लगाना है किसी वस्तु पर, और 5 न्यूटन बल लगाकर इस वस्तु को 4 मीटर तक विस्थापित कर देना है आपको, यहाँ पे ले आना है अब इस वस्तु को। तो आपने कितना कार्य किया ये बताओ। इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सीधा ही पता है आपको, कार्य निकालना हो, डब्लू निकालना हो, तो बल को यानी F को और D को गुणा कर देते हैं। तो बल है आपके पास 5 और यहाँ पे D विस्थापन है आपके पास 4। 5 और 4 को गुणा कर दो, कितना हो गया? 20। तो 20 जो है आपने कार्य किया। अब 20 क्या किया? इकाई क्या है इसकी? 20 क्या किया? मैं क्या मानूँ? आपने कह दिया 20 किया, तो 20 क्या होगा? तो 20 जूल होगा। यहाँ पे इसी जूल की हमने बात की है। क्या बात की थी शुरू में? कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। तो यहाँ पे 20 जो आया, इसके आगे क्या लगा देंगे? जूल लगा देंगे कि आपने 20 जूल काम किया। अब कई बार एक क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बताती हूँ लिख के, कि 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 जूल किसके बराबर होता है? तो इसकी हम बात करें तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर, 1 एनएम। 1 एनएम यानी 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है 1 जूल। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की ट्राई की है। बाकी तो सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो तो आपकी टॉपिक वाइज क्लास में ही कंप्लीट होगा, लेकिन जो यहाँ से आसपास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो मैं यहाँ साथ साथ में कवर कर लूँगी, तो घबराए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। अब प्रकाश वर्ष, वर्ष नाम सुन के सबको लगेगा कि ये समय का मात्रक है, जबकि ये समय का मात्रक बिल्कुल भी नहीं है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ये जो मात्रक है प्रकाश वर्ष, वो होता है दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है ये? दूरी का मात्रक। एक मिनट रुके, दूरी का मात्रक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि 1 प्रकाश वर्ष। क्या क्वेश्चन आता है कि 1 प्रकाश वर्ष। सबको दिख रहा है क्या? ये थोड़ा स्क्रीन पे लिखना थोड़ा दिक्कत देता है मुझे, पर कोई बात नहीं। चलो, 1 प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मीटर में चेंज करना है। तो जब हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 1 प्रकाश वर्ष 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ये मीटर में, ठीक है। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। कौन? 1 प्रकाश वर्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो खगोलीय दूरी हम नापते हैं, तारों के मध्य और सूर्य वगैरह होते हैं, आपस में ग्रहों के मध्य जो दूरी नापी जाती है, उनकी सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो सबसे बड़ी इकाई होती है खगोलीय दूरी नापने की, उसका नाम होता है पारसेक। क्या नाम होता है? पारसेक। लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। पारसेक, समझ गए? पारसेक। ये सारे क्वेश्चन अपनी बुक्स में भी हैं वैसे। पारसेक नाम हो गया।
और प्रकाश वर्ष भी दूरी का मात्रक है, पारसेक भी दूरी का मात्रक है। पारसेक किस में यूज़ लिया जाता है? खगोलीय जो दूरी होती है उसको नापने में यूज़ लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर है। समझ गए सभी? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ मैं फिर। चलिए, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? जड़त्व का माप आपको बताना है। तो आपको पता है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो ये तो सीधा ही प्रश्न था। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ये आपको दिख रहा है क्या? मैं इधर कर देती हूँ पिक्चर। देखो यहाँ पे आपको दो सूची दी हुई है। एक तो सूची फर्स्ट, एक मिनट को मैं लिखती हूँ, एक सूची फर्स्ट और एक सूची सेकंड। ठीक है, अब आपको इसको मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। अब देखो, अब इनमें से जो भी चीज़ आपको सबसे आसान लगती हो इन चारों में से, सबसे पहले उसको नीचे मैच करने की ट्राई करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, एक तो है उच्च वेग, एक है तरंग दैर्घ्य, आपके पास दाब है, ऊर्जा है, सभी चीज़ें। तो देखो, उच्च वेग जो होता है, उच्च वेग संबंधित होता है मैक से। उच्च वेग का जो मापन करते हैं हम किस में करते हैं? मैक में करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है तरंग दैर्घ्य। वैसे इसका मीटर में भी करते हैं पर एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या हो गया? एंगस्ट्रॉम हो गया। उसके बाद में आता है हमारा दाब। दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो दाब का मात्रक क्या हो गया? पास्कल। फिर हम आते हैं ऊर्जा पे। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अभी हमने पढ़ा जूल कार्य का मात्रक होता है, जूल कार्य का भी मात्रक होता है, और जूल ऊष्मा का, ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है। जूल ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो यहाँ पे हमने सब मिला लिए। तो ए का क्या हुआ? पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। किस में है ये? ए का पहला, बी का दूसरा, सी, ये सी ऑप्शन में। देखो सारे सी ऑप्शन में मिल रहे हैं आपको। एक बार मैं इसको करेक्ट करती हूँ। तो ये देखो सी ऑप्शन में सारे मिल रहे हैं। तो ये इस तरह से आपका सही हो जाएगा। समझ गए सभी? ये मात्रक हमको मैच करने थे। देखो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन कवर हो गए हैं आपके, इनको सबको मैच करना था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब दोबारा मैच करना है आपको। देखिए, जूल आ गया। जूल किसका मात्रक होता है? अभी अभी आपको पढ़ाया था कि जूल जो है वो कार्य का मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का। मतलब ए का 3 होना चाहिए। ऑप्शंस में चेक करो तो ए का 3 किसी में भी नहीं है, पहले में ही है। तो सही तो हमारा पहला ऑप्शन ही होने वाला है। बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। चलो, एम्पियर जो है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? वाट यहाँ पे जो है सामर्थ्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? देखो इसमें दिया हुआ है ए किसका आ गया? 3 का। बी किसका? बी का आ गया 1। बी का 1 आ रहा है ना, साथ में चेक करते जाओ। बी का आपका 1 आ गया। अब सी का आपका 2 आ रहा है क्या? सी का मैंने बता दिया। वॉट का किसका मात्रक होता है? सामर्थ्य का। सी का 2 आ गया। हाँ, साथ साथ में चेक कर लेना। अब डी का देखो, डी यानी कि वोल्ट है आपका। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट विभव का भी मात्रक होता है और विभवांतर का भी मात्रक होता है। तो दोनों याद रखना, वोल्ट विभव और विभवांतर का मात्रक आता है। तो इसमें डी का 4 दे रखा है क्या? हाँ, डी का 4 दे रखा है। और कैलोरी, कैलोरी किसका मात्रक होता है? ऊष्मा का मात्रक होता है। तो ईजी, आपको पता ही है। तो ई का आ गया 5। सारे हमने चेक कर लिए हमारे। हाँ, क्रॉस चेक हमेशा करते रहा करो, चाहे ऑप्शन मिल जाए। जितना ज़्यादा पढ़ सको, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, उतना बेटर है। तो यहाँ पे ये हमने लगा लिए हमारे क्वेश्चन, और ये ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसको हम करेक्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये करेक्ट हो गया आपका। समझ गए सभी? गुड। नेक्स्ट एक और सूची आ गई है हमारे सामने। कोई बात नहीं, अभी सोल्व कर लेंगे इसको भी। अब हमें यहाँ दे रखा है त्वरण। पहली सूची देखो यहाँ से यहाँ तक ही है, ठीक है, और ये सूची दूसरी है। अब इसको आपको करेक्ट करना है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके बाद में पहले चेक कर लो इसको। ए का 4, ए का 4 किस में है? ए का 4, ए का 4 फोर्थ ऑप्शन में ही है। तो ये आपका सही होने वाला है, पर कोई बात नहीं, बाकी भी चेक कर लो। बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, अब सी आ गया आपका। सी का है कार्य। कृत कार्य मतलब कार्य ही है। कार्य का मात्रक जूल, अभी पढ़ा ही है। तो सी का 1 हो गया। सी का 1 है क्या? सी का 1 है, सही है।
और आवेग, आवेग का मात्रक यहाँ पे होता है आपका न्यूटन सेकंड। आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड। समझ रहे हैं सभी? आवेग का मात्रक जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दो। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है। डी का 2 है क्या? डी का 2, डी का 2 है। सारे सही हैं, तो हमारा ये ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। आंसर तो हमें पहला ऑप्शन सही करते ही मिल गया था, पर बाकी जो है रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने सारे बताए हैं। अब इसको सही करते हैं हम, तो ये आपका सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे एक बार? ठीक है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है? नहीं है वो पूछा है समय का मात्रक। अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने प्रकाश वर्ष की चर्चा की थी। एक मिनट पेन लेती हूँ मैं। जिसमें मैंने किसकी चर्चा की थी? प्रकाश वर्ष की चर्चा की थी। और मैंने क्या बताया था? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का बताया था ना। पारसेक भी बताया था, प्रकाश वर्ष भी बताया था। किसके मात्रक बताए थे? दूरी के। तो यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है, तो ये समय का मात्रक नहीं होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। बाकी अधिवर्ष और चंद्रमा जो हैं वो समय के मात्रक होते हैं। समझ गए? खगोलीय दूरी नापते हैं प्रकाश वर्ष में भी, और खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पारसेक होता है। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूँ। पारसेक इकाई है, अभी अभी बात की थी पारसेक दूरी की इकाई है, तो सीधा ही कर दो। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो बताना है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, देखो। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है, सही बात है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि वाला लेक्चर मैंने करा भी दिया है आपको टॉपिक वाइज क्लास में, तो वहाँ देख लेना। तो सारा मैंने बताया हुआ, इतना बढ़िया बताया हुआ है, वो चेक करना। बोर्ड पे करवाई हुई क्लास इतनी अच्छी। और अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, हाँ ये भी ठीक है। अश्वशक्ति हॉर्स पावर जिसको आप कहते हैं, शक्ति की इकाई है, पावर की, ठीक है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, हाँ ये भी नौ संचालन में दूरी की इकाई समुद्री मील है, ये भी सही है। सेल्सियस उष्मा की इकाई है, तो सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। सेल्सियस जो है वो एक पैमाना होता है। क्या होता है? पैमाना, जिसके अंदर ताप मापते हैं, पर ये इकाई नहीं है। उष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। उष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस क्या होता है? पैमाना होता है, और उष्मा मापने की इकाई क्या होती है? कैलोरी होती है। समझ गए क्या मेरी बात को आप? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन भी पूछा गया है, 2-4 बार क्वेश्चन आया है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है आपका ल्यूमेन। ठीक है, ज्योति फ्लक्स, जो फ्लक्स मतलब चमक, क्या होता है? चमक। ठीक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो गया। ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आपके देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। बायो के कंप्लीट हो गए, फिजिक्स के कंप्लीट हो गए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम आपके देखेंगे। देखो, अब आप ऐसे मत सोचना कि एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज लेके सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगी। ये मेरी हेडेक है, आपको कोर्स पूरा करवाना, कुछ भी बाकी नहीं रहना। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दें, आपको तो बस प्रैक्टिस करनी है। सारे क्वेश्चन मैं कवर कर लूँगी, टॉपिक वाइज ले रही हूँ। ठीक है, तो अब केमिस्ट्री वाला पोर्शन आपका मैं लेती हूँ। केमिस्ट्री की क्वेश्चन लगाती हूँ एक बार। अब ये यहाँ पे मैंने आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाए हैं, देख रहे होंगे आप। हाँ, सभी को दिख रहे हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु, देखो कोई भी तत्व जो होता है, तत्व में सभी परमाणु सेम होते हैं, सारे एक ही प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपका आंसर लग जाएगा प्राकृतिक तत्व। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए हैं। देखो, कोई एग्जांपल हो, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका सूत्र होता है H2। देखो लिख देती हूँ, एक मिनट रुको। जैसे हाइड्रोजन है उसका सूत्र होता है H2, तो उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो ये मिलकर बने हैं, एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तो ये एक क्या बन गया? तत्व बन गया। ऑक्सीजन की बात करें तो O2, तो ये क्या होते हैं? विभाजित नहीं किए जा सकते। इनको क्या नहीं किया जा सकता? विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये क्या होते हैं? तत्व होते हैं। क्या होते हैं? तत्व होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने यहाँ पे आ गया। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? निश्चित अनुपात में मात्राओं का संयोग किया जाए तो
जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तत्व में तो एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, आपने पढ़ लिया तो ये नहीं होगा। यौगिक, यौगिक में निश्चित अनुपात में संयोग होता है और मिश्रण में निश्चित अनुपात में संयोग नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या लग जाएगा, यौगिक लग जाएगा। कोई इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कोई निश्चित मात्रा लेते हैं हम, मानो अमोनिया ले लो NH3, अमोनिया ले लो NH3, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात लेते हैं, इसका 1 आ गया, इसका 3 आ गया, तो निश्चित अनुपात में मिलाया तो क्या बन गई, ये अमोनिया बन गई। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, तो ये O को और C को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनती है। ठीक है, इस प्रकार से ये उदाहरण हो गए। तो ये किसके उदाहरण है, यौगिक के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, यौगिक के। तो ये क्वेश्चन आपका लग गया है यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलती हूँ। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। किसी भी अनुपात में, कोई निश्चित अनुपात नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, जब निश्चित अनुपात नहीं है उसको क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। अब मानो आपने क्या किया, कोई पानी है, पानी में आपने क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। क्या डाल दी, मिट्टी डाल दी। ठीक है, तो ये कोई भी अनुपात नहीं रहा इसका, तो ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। क्या हो गया, मिश्रण। इसके अलावा एक एग्जांपल हम और लेते हैं जिसमें क्या होता है, चीनी और नमक को आप मिला दो, ठीक है, कहीं आपस में, तो वो क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। जब अनुपात क्या हो, निश्चित नहीं हो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है, मिश्रण जो है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है 2 प्रकार का। एक तो होता है समांगी, एक तो होता है समांगी और दूसरा होता है विषमांगी। क्या नाम है, विषमांगी। ठीक है, एक तो समांगी और दूसरा विषमांगी। ये मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। तो आगे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है क्या आपका। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। धातु के भी गुण हो, और सॉरी मेरा डॉग जो है वो थोड़ा परेशान कर रहा है। अरे भाई रोको उसको। सॉरी, कोई बात नहीं, होती रहती है छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में। चलो, अब साउंड रुक गया। वो भी बोल रहा है शायद उसको भी क्लास लेनी है, या क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई है तो वो बोल रहा है। कोई बात नहीं, अब हम आते हैं, फोकस करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। कोई बात नहीं, तो धातु और अधातु के गुण जिस तत्व में पाए जाते हैं उस तत्व को हम कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं, उपधातु। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, सही होगा। उपधातु कहते हैं। जैसे कोई इसके एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बोरोन, यहाँ लिखती हूँ, बोरोन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, जर्मेनियम हो जाएगा, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये उपधातु कहलाते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आ गया आपके पास 5th। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, मतलब जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता। ठीक है, विद्युत का चालन होता कब है वैसे, तो ये बताएं आप। देखो, कोई भी चालक तार होता है, मानो ये क्या है, कोई चालक तार है, इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स भागते रहते हैं, गति करते रहते हैं। जब तक भागते रहेंगे तब तक इनकी सांसें चलती रहेंगी, मतलब इनमें विद्युत का चालन होता रहेगा। ठीक है, और जब ये रुक जाते हैं, फिक्स रहते हैं अपनी जगह पे, चलते नहीं हैं, फिक्स रहते हैं, तो क्या होता है, विद्युत का चालन इनमें नहीं होता। और जब ये चलते रहते हैं, मोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्रीली मूव करते हैं, तो विद्युत का चालन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए विद्युत का चालन कैसे होता है। तो हमें बात करनी थी कि विद्युत की कुचालक धातु कौन सी है। वैसे तो देखो, सामान्यतः जितनी भी धातुएं हैं सभी विद्युत की चालक होती हैं। कुछ एक अपवाद होते हैं जिसके अंदर से लेड एक अपवाद है, लेड। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे लगाते हैं, तो सी आपका ऑप्शन सही हो गया, जिसको हम सीसा या लेड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। अब धातुओं में एक चमक होती है, जैसे सोना है, बहुत अच्छा लगता है लड़कियों को, तो
सोना, चांदी, इन सब में क्या होती है, चमक पाई जाती है, धातुई चमक। तभी तो इतने ज्वेलरीज बनाते हैं, वरना क्यों बनाते हैं। लोहा लोहा कोई क्यों नहीं पहनता, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा चमक नहीं होती। लेकिन जब उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो उसमें भी एक चमक आ जाएगी। जब कई बार गेट वेट लगवाते हैं लोहे के, तो उनमें चमक आ जाती है, ठीक है। तो वही लड़कियां तो ज़्यादा महंगी जो चीज़ होती है उसी पे जाती हैं। तो बात हम क्या कर रहे थे, घूम फिर के बातें लग जाती हूँ मैं भी, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बातें कर लेनी चाहिए। तो जो जैसे लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुई, ये सब क्या है, धातुएं हैं। और धातु में क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। अब कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, लेकिन ऐसी अपवाद हैं कुछ अधातुएं भी जिनमें चमक पाई जाती है। तो आपने देखा होगा पेंसिल की नोक, या फिर जो ग्रीस की कोई फैक्ट्री में गए होंगे जिसमें ग्रीसिंग होती है, ग्रेफाइट यूज़ होता है। तो पेंसिल की नोक में होता है ग्रेफाइट नाम का तत्व, ये आप ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं पेन लेती हूँ, ग्रेफाइट नाम का तत्व देख पा रहे होंगे, पेंसिल की नोक में होता है वैसे ये। या जो कोई बड़ी फैक्ट्रीज में आप जाते हो तो देखते हो एक ब्राउन से कलर का, स्लेटी कलर का सा एक पदार्थ होता है, चिकना सा, जिसको हम कहते हैं ग्रेफाइट, जो ग्रीसिंग के काम आता है। तो इसमें चमक पाई जाती है। और एक होता है आयोडीन। आयोडीन में क्या पाई जाती है, चमक। वो आता है ना एड टाटा का, आयोडीन युक्त नमक खाए हमारा भारत, ऐसे कुछ करके। तो ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों के अंदर ही चमक पाई जाती है, दोनों ही क्या होती है, अधातुएं होती है। तो मैं सी ऑप्शन लगा देती हूँ आपका, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी उपधातु है, उपधातु कौन सी, सारे एग्जाम्पल मैंने बताए थे, और सैनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सारी हैं, तो सभी कर लो। चौथा ऑप्शन हो गया। आगे चलो जल्दी जल्दी। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है। यौगिक मैंने बताया था निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है, वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। अमोनिया का उदाहरण दिया था ना मैंने, NH3 अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो अमोनिया यहाँ पे आपका सही आंसर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल एक यौगिक है, क्यों भाई, क्यों है, जल्दी बताओ, जल एक यौगिक क्यों है। यौगिक में बताया था मैंने आपको कि ये निश्चित अनुपात में मिलकर बनता है। तो जल में क्या होता है, दो तो होते हैं हाइड्रोजन, दो तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन, और एक होता है ऑक्सीजन, एक क्या होता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन होते हैं वो निश्चित अनुपात में एक बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखो ये रहा ना, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं, एक हाइड्रोजन हो गया एक तत्व तो, और एक हो गया ऑक्सीजन। इसके दो रहते हैं अणु और इसका एक ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जल का निर्माण होता है, तो ये एक यौगिक होता है। तो यहाँ पे हमने सी ऑप्शन हमारा करेक्ट कर लिया है। चलें एक क्वेश्चन हाँ और बनता है कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी है, जल की मात्रा। तो जल की मात्रा अब अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। अब मतलब मोटा मोटा तौर पे लें तो 65 से 75 के बीच में, 72-73 तक भी कर दो तो भी ठीक है। तो 72-73 तक मान लेते हैं। अब अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग दिया हुआ है, पर एक एवरेज अगर माने ना, एवरेज माने तो 65 से 73-74 तक मान लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। ये वही आपकी सूची आ गई भाई, कोई बात नहीं है, सूची करेंगे आ गई तो। अब सूची एक ये रही, पदार्थ दिया हुआ है और फिर तत्व दिया हुआ है कि किससे मिलकर बनता है, ऐसे पूछा है। हीरा दिया हुआ है, हीरा आपको पता है कार्बन का अपर रूप होता है, बुक में दिया हुआ है ना कार्बन के कितने अपर रूप हैं। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप थे, और फिर उनको अलग अलग बांटा गया था। एक में तो कोयले वगैरह आए थे, कोक, चारकोल वगैरह, और दूसरा आया था ये हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन वगैरह। तो क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय अपर रूप होता है कार्बन, ये जो हीरा होता है किसका होता है, कार्बन का। तो हीरा किसका है, कार्बन का, जोड़ दिया। ए का 4 जुड़ रहा है, ए का 4, तो ये तो हट ही गया ऑप्शन, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दो बचे, ए का 4, आगे देखना पड़ेगा हमें। संगमरमर, संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम का होता है। तो बी का 1, बी का 1 किस में है, इसमें बी ऑप्शन में है। तो ये कट गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये सही हो गया, पर आगे वाले भी देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो सी क्या है, रेत, रेत हो गया। तो रेत का क्या होता है, सिलिकन, क्या होता है, सिलिकन। तो सी का 2, सी का 2 है क्या, सही है, सी का 2। फिर है माणिक्य, माणिक्य का होता है एल्यूमिनियम, क्या होता है, एल्यूमिनियम। तो डी का 3, डी का 3 है क्या, डी का 3 है। तो ये बी ऑप्शन आपका लग गया, यहाँ पे लगा दो, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो गया।
तो बहुत ही मज़े से मैंने तो कर ली है फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी की क्लास। आई होप आपको भी मज़े आए होंगे, सबने इंजॉय करते हुए आराम से प्रैक्टिस पेपर किया होगा। ऐसी जो क्विज़ रहेगी वो लगातार रहेगी आपकी। देखो मैं टॉपिक वाइज मैं खुद बता रही हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा आपसे टेंशन ज़्यादा लेती हूँ आप लोगों की। तो मैं टॉपिक वाइज एक एक करके सारे क्विज़ ले आऊँगी, सारे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। लगभग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आ जाएंगे और लगभग क्वेश्चन इसी जो आपकी तैयारी रहेगी, प्रैक्टिस रहेगी, इसी में से आने वाले हैं। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो बुक भी ले लो। अब क्या थोड़ा लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है तो कुछ पिन कोड ऐसे हैं, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे घर पे डिलीवर नहीं हो रही। अरे भाई हम तो खुद चाहते हैं तुम्हारे घर पे डिलीवर हो, बुक तुम पढ़ो अच्छे से। पर दिक्कत क्या है, ये लॉकडाउन की दिक्कत है। अब अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट क्या है, कुछ जगह पे बुक पहुंचा नहीं पा रहे। तो जिन बच्चों के घर बुक नहीं पहुंच पा रही वो भाई ई बुक ले लो, थोड़े दिन ई बुक से पढ़ लो। और तो अब क्या करें, तो ई बुक का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। और भाई हम तो कोई ज़्यादा रुपए भी नहीं ले रहे। अब जो टेक्निकल टीम आपके लिए रखी हुई है, बड़ी टाइपिंग करते हैं, बाल बच्चे तो इनके घर भी हैं। तो अब सोचो, अब कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे कह देते हैं। अब कुछ बच्चों ने कह दिया आप आर्मी की करवा रहे हो और आपको फ्री में देना चाहिए ये। हम भाई आर्मी की करवा रहे हैं, हम खुद फ्री में ये क्लासेस बना रहे हैं, कोई हम ज़्यादा लेना भी नहीं चाहते। पर अब हम कहाँ से दें, मैं खुद किसान फैमिली से हूँ। कई बच्चे तो ऐसे हमारे गांव के पास के बच्चे हैं और वो कह रहे हैं कि आप पैसे ले रहे हो। अरे भाई तेरे पापा भी किसान है, मेरे पापा भी किसान है, कोई ऐसे टाटा बिरला तो अपने हैं नहीं कि हर चीज़ें अपने घर में ही पड़ी हैं वो हम कर दें। अब पूरी टेक्निकल टीम है, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं, सब चीज़ें हैं। तो ई बुक वगैरह जो है वो केवल उसी के लिए हैं, हम उसमें इतना कोई प्रॉफिट कमाते भी नहीं हैं। तो उनके भी बाल बच्चे हैं, कल को हम आप लोग आर्मी में लगोगे तो आप कह दोगे क्या कि नहीं हम सैलरी नहीं लेंगे। हाँ बहुत जज्बा रहता है, एक देश प्रेम है, हम सबको पता है, हमारे सबके अंदर है। लेकिन कल को आपकी भी शादी होगी, आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी घर गृहस्थी होगी, आपके भी माता पिता हैं, पैसे तो चाहिए होंगे। पैसे एक ज़रूरत होती है, नीड होती है, उससे मना ही नहीं की जा सकती है। देखो तो जो होता है, मेन बात यही है कि आर्मी के नाम पे वैसे भी ज़्यादा नहीं हम लेते हैं, पर जो टेक्निकल टीम है उसको थोड़ा कुछ 20-30 रुपये कर रखे हमने। जो बुक्स है आपकी ई बुक है, ई बुक के तो इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है। तो बुक जिनके यहाँ नहीं पहुँच पा रही वो एक बार ई बुक ले लो। तो ऐसी बातें मत किया करो, फ़ोन करके कई बच्चे ऐसी बातें कर देते हैं और फिर ऐसे बुरा सा लगता है, थोड़ा मूड ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे होंगे। मैं चाहती भी नहीं थी मैं शेयर करूं, पर ठीक है, कभी मन कर गया तो बता देनी चाहिए। तो यही बात है, तैयारी रेगुलर रखो। एक बार जय हिंद बोल दो तो मैं क्लास का समापन करूं यहाँ पे। तो जय हिंद साथियों, थैंक यू।